नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सुबह आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा होली का, बहुत सारे लोगों ने रंग बिरंग से रंगों से खेला होगा। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रंग बिरंगे होली जैसे बहुत सारे रंग होते हैं होली के, वैसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत सारे रंग बिरंग जो होली है वो आए, वो रंग बिखेरे, बहुत सारे रंगों से आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, खुश रहे। और जैसे ही दैट मीन्स देखते ही रंगों को देखते ही चेहरे पर चमक आती है, वैसे ही आपकी लाइफ भी ऐसी रहे कि आपकी लाइफ चहकती रहे। दैट मीन्स अच्छे से आप लोग एंजॉय करते रहें और हमेशा खुश रहें। तो वेरी हैप्पी टू ऑल, टू यू एंड योर फैमिली। चलिए, तो अब होली सुबह हो गई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर वही अपना जो चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी वाला, इसी के अंदर हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के सामने ये वाला है, ठीक है। बस मेरा तो वही कहना है मेरे बच्चे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो एंड आफ्टर दैट तुम आंसर देना, इतना मेरा कहना है। चलिए पढ़िएगा। और जैसा आप लोगों ने बोला था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल हैं हिंदी से, कुछ लोग कंफर्टेबल हैं इंग्लिश से। तो भाई हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेना, लेकिन ऐसा मत करना कभी दोनों पढ़ने लग जाओ। टाइम तुम्हारा है। यूपी ट्रिपल एससी में 125 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों का टाइम खराब हो जाएगा, आपकी मर्जी है। चलिए, स्टिलिंग एंड एरिक्सन साइकिल्स आर, स्टिलिंग एंड एरिक्सन चक्र है, क्या है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक साइकिल एंड सेमी रिवर्सिबल साइकिल। उत्कर्मणीय चक्र, अनुत्तरकर्मणीय चक्र, स्थैतिक कलप एंड आर्द्र उत्तरकर्मणीय चक्र। तो क्या कहेंगे बेटा हमारा ऑप्शन जो क्या होगा, दैट मीन्स रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। तो स्टिलिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, और इसके अंदर एक और आप स्टार्ट करना चाहो तो एक और ऐड करना चाहो तो आप लिख सकते हो कार्नोट साइकिल। तो ये तीनों साइकिल कैसी साइकिल है? रिवर्सिबल साइकिल है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई जो स्टिलिंग साइकिल है आपकी, इसके अंदर आपकी जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्टिलिंग साइकिल के अंदर मेरी जो प्रोसेस होंगी, सबसे पहले तो दो जो होंगी, टू कैसी होंगी बेटा? आइसोथर्मल, टू आइसोथर्मल, एंड टू ही कैसी होंगी? आइसोकोरिक, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरी साइकिल है आपके नाम सामने एरिक्सन साइकिल। एरिक्सन साइकिल, एरिक्सन साइकिल में भी कौन कौन सी प्रोसेस है वो आप लोगों को बतानी है। तो हम लोग कह देंगे टू, अगेन मेरा बच्चा कैसी? आइसोथर्मल, और टू आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। और कार्नोट साइकिल के अंदर दो आइसेंट्रोपिक एंड दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। यू हैव टू रिमेंबर, आप लोगों को ये याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पर, चलिए ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी से पूछा गया है, बताइए जरा, ध्यान से पढ़ेंगे। तो एग्जामिनर क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी गिवन एज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ताप गणित तंत्र का गहन गुणधर्म है? गहन गुणधर्म है। कंपोजिशन, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, संगठन, आयतन, गतिज ऊर्जा एंड एंट्रोपी। तो क्या पूछा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी गहन पूछा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों के सामने पता है, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी एंड एंट्रोपी, ये तीनों जो है वो आपकी कैसी हैं?
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आगरा। कंपोजिशन यानी संगठन जो है वो आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बाकी ये जो प्रॉपर्टी आपकी बच गई है तीनों, ये आप किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, आपकी ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। तो प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे। प्रॉपर्टी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा यूपी ट्रिपल एससी से प्रॉपर्टी से आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको प्रॉपर्टी पे जितनी सारी प्रॉपर्टी मैंने कुछ आप लोगों को नोट्स में लिखवाई थी, कुछ आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया है। चलिएगा जरा नेक्स्ट पर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बस यही कहना चाहूंगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेक योर टाइम। अभी से आदत बनेगी कि भाई ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना है, तो ये आदत हमेशा हमारी बनेगी। और अच्छी आदतों को अडॉप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं ये चीज आपको बोलता हूं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मेजरमेंट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, एक ऊष्मा गतिकी गुण की माप को तापमान के रूप में जाना जाता है, आधारित है, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड नन ऑफ दीज। तो टेम्परेचर मेजरमेंट वाली जो बात है किसने कही थी बेटा, टेम्परेचर मेजरमेंट वाली जो बात है किसने कही थी बेटा, एक बार बता दीजिएगा जरा, किसने कही थी? बोला सर हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कही गई थी। तो दैट मीन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने क्या आपको सिखाया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने आपको क्या सिखाया, क्या सिखाया हमको? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दिखाया कि भाई टेम्परेचर मेजरमेंट जो है वो किस तरीके से हम लोगों को करना है, ये चीज हम लोगों को सिखा दिया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन बोला सर अब हमसे और किसी के बारे में भी तो पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है बच्चे, डेफिनेटली पूछ सकता है। तो बोला सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने आपको क्या बताया भाई, हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था कि भाई इंटरनल एनर्जी के बारे में, किसके बारे में बताया था? इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में किसने बताया बेटा? सेकेंड लॉ ने क्या बताया था भाई, यहां पर आप लोगों को बताया गया था किसके बारे में? एंट्रोपी के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और लॉ बच जाती है जिसका नाम है आपका क्या? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा आपको क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है? इसने बेटा हम लोगों को बताया कि भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या बताया बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के में बारे में बताया, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, ये मैंने आप लोगों से बता दिया है। और मेरा हमेशा यही रहता है कि एक क्वेश्चन का 360 डिग्री ओरिएंटेशन कर लूं ताकि आपको कहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले रिगार्डिंग लॉस, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए जरा बताइए और क्या इसका आंसर होगा, फिर से देखते हैं। चलिए जरा चलिए, which among the following give the correct relationship between the centigrade and the Fahrenheit scale? ठीक, सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट स्केल के बीच सही संबंध निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। चलो जरा बताइए। चलिए जरा बताइए बेटा। चल, तो क्या बोला गया है यहां पर कि भाई
हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा देख लो जरा। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये वाला, और ये हमारा हो जाएगा F माइनस 32 अपॉन में व्हाट बेटा 180। ये से ये हम लोगों ने काट लिया, ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा 9 आ गया। ऐसा कर सकता हूं भाई, ऐसा कर सकता हूं भाई, बता दो जरा, ऐसा कर सकता हूं? बोला सर बिल्कुल कर सकते हो। तो बेटा यहां से आप देख सकते हो दैट मींस अगर मैं F के फॉर्म में निकालूं, F के फॉर्म में निकालूं तो मेरा आंसर आ जाएगा नहीं, तो अगर मैं C के फॉर्म में निकालूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा C के फॉर्म में बताओ, 5/9 F माइनस 32 कर दूं, 5/9 F माइनस 32 कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे? C है 5 ले जाओ बेटा, 5/9 हो गया आपका, यहां से हम लिख सकते हैं F माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो सकता है। एक और मैं आप लोगों को रिलेशन बता देता हूं, एक और रिलेशन हमारा हो सकता है, वो हम लोग एक बार इसके अंदर देख लेते हैं कि भाई डिग्री फारेनहाइट अगर हमें दे रखा हो तो यहां पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में बेटा हम क्या कर सकते हैं 32, ये भी हम लोग यहां से कर सकते हैं, कोई नो डाउट। ठीक है बेटा, ठीक, ये भी हो सकता है, घबराइए मत। चले आगे, चलिए नेक्स्ट पर आइए। आ जाओ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है बेटा, पढ़िए ध्यान से और बताइए जरा। ठीक है, what is the heat energy stored in the gas used for raising the temperature of the gas known as? What is the heat energy stored in the gas used for raising the temperature of the gas known as? तो क्या कहेंगे इसको बेटा हम लोग, आंतरिक ऊर्जा। फिर से पढ़ लो, गैस के तापमान में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त गैस में संचित ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? तो इंटरनल एनर्जी बेटा हमारी इंटरनली एनर्जी के फॉर्म में हमारी क्या है, हीट स्टोर कर ली जाती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ऑल आर डूइंग गुड बेटा। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, देखते हैं। चलिए शाबाश, ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करेगा भाई, ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करेगा भाई। चलिए जरा, एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, आदर्श गैस की पूर्ण ऊष्मा खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो क्या कहोगे, एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस, तो हम लोग क्या कह देंगे, ओनली टेम्परेचर। क्या कहेंगे भाई, ओनली टेम्परेचर। या इसको और भी बोला जा सकता है कि भाई कौन सा टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, बोला सर ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर भाई, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे हम लोगों को बता दें कि भाई यहां पर साफ साफ उसने हमको मेंशन कर दिया कि भाई किसकी बात कर रहा है वो, आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब किसकी बात कर रहा है, आदर्श गैस की बात कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, फॉर आइडियल गैस मेरा बच्चा, फॉर आइडियल गैस, ठीक है, फॉर आइडियल गैस आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी इंटरनल एनर्जी और आपकी एंथैल्पी, किसी को भी ले लो, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी सिर्फ किसका फंक्शन होती है, सिर्फ किसका फंक्शन होती है,
सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है और किसी का फंक्शन नहीं होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछे चाहे वो एंथैल्पी के बारे में पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ये वाला एक न्यूमेरिकल कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल यूपी आरबीएनएल जेईई जल निगम यूपी ट्रिपल एससी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां से और न्यूमेरिकल और सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। चलिए जरा An ideal gas of 2700 degrees Celsius is heated at constant pressure till volume becomes three times the temperature of the gas will then be। ठीक, तो 227 डिग्री सेल्सियस पर एक सामान्य गैस को स्थिर दाब पर उसकी मात्र 3 गुना होने तक गर्म किया गया है, फिर गैस का तापमान कितना होगा। तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर है, आइडियल गैस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला आप लगा दीजिए आइडियल गैस वाला। तो मैं कहता हूं P1 V1 T1 P2 V2 T2, ये वाला सेम हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल आउट कर दें बाबू? बोले सर बिल्कुल कर दीजिए। पूछ क्या रहा है? टेम्परेचर पूछ रहा है। तो बेटा T2 अपॉन में T1 और V2 अपॉन में V1 बोल दिया, बोल दिया, ठीक है, थ्राइस हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूं, 3 लिख दूं सीधा का सीधा। T1 है डिग्री सेल्सियस में है, तो बेटा डिग्री सेल्सियस में ये कितना आ जाएगा आपका? 500 आ जाएगा, है ना, केल्विन। अब केल्विन में क्यों किया? क्योंकि बेटा जो भी कैलकुलेशन हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में करना है वो एब्सोल्यूट केल्विन में हम लोग करते हैं। दैट्स व्हाई डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूं तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, याद रख लीजिएगा। रिलेशन आपसे पूछ सकता है केल्विन प्लस डिग्री सेल्सियस का, ये हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, 500 आ जाएगा। यहां से मेरे पास T2 जो आया वो मेरे पास बेटा कितना आ गया? 1500। तो यहाँ पर 1500 आपके पास आंसर नहीं है, नहीं है। और अगर हो तो भी ध्यान रखना केल्विन में निकला है, आपको एग्जामिनर ने पूछा है डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1227 आपका आंसर आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, 1227 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने किया। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को चलना है, सिंपल है, वेरी सिंपल, बस आप लोगों को देखकर चलना है। चलो मैं आगे, चलिए नेक्स्ट पर आइए बेटा, नेक्स्ट पर आइए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एक और क्वेश्चन जो आपका यूपीपीएससी एई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2016 में यूपीपीएससी एई का क्वेश्चन पूछा गया था और ऑब्वियसली बात है वन लाइनर तो पूछ सकता है। ये वहां पर 3 नंबर का था, पहले दैट मींस 1.5 नंबर का आता था, अब ये 3 नंबर का कर दिया गया। पहले 1 नंबर का था, अब ये 3 नंबर का कर दिया। जैसे ही आपका 2020 में जो पेपर हुआ, अब हो सकता है कि 1 लाइन तो पूछ ही सकता है। कैलकुलेटर भी आप लोगों को अलाउ किया गया था, उसका आप ध्यान रखिएगा। चले चलिए, थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ ऊष्मागतिकी कार्य गुणनफल है, ऊष्मागतिकी कार्य गुणनफल है। ठीक है, 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एरिया एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनेमिक वर्क, अब तो बेटा थर्मोडायनेमिक वर्क की अगर मैं बात करूं
थर्मोडायनेमिक वर्क की मैं बात करूं तो हम लोग कह देंगे क्या हो गया बेटा, दैट मींस देयर इज अ पीडीवी। क्या कह रहे हैं बेटा, पीडीवी। तो लगा लो प्रेशर क्या है आपका, इंटेंसिव, ये क्या है आपका एक्सटेंसिव। तो क्या हो गया, क्या हो गया जरा बता दो, क्या हो गया आपका, दैट मींस एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, चेन्नई, हम इसको आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जरा, सिंपल सा क्वेश्चन था ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, इस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों की यहां पर चेक की जाएगी, तो वो ये चेक की जाएगी कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है बेटा, आपकी स्पीड चेक करी जाएगी कि आपकी स्पीड कितनी है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए जरा, चलिए जरा क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। A heat engine has a thermal efficiency of 30% if the input is 20, if the 20,000 joule per second, what will be the output given by the heat engine। ठीक है, हीट इंजन का आप लोगों से इनपुट पूछा है, आउटपुट पूछा है, सॉरी, यानी वर्क आप लोगों से क्या कह रहा है, वो वर्क पूछ रहा है। तो आपका हीट इंजन जो होगा वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यही आपका होता है बेटा। ठीक है, यहां से आप हीट सप्लाई करते हैं, यहां से आप हीट रिजेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आप कैसे लिखते हैं भाई, W नेट अपॉन में हीट सप्लाई होता है, और यही आपका आउटपुट है। एफिशिएंसी आपको दे रखी है, सीधा सीधा आप लोगों को फॉर्मूला पुट कर देना है भाई, ये हमारा हो जाएगा गुरुदेव 3 इंटू, ये हमको निकालना है वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट हमको निकालना है 20 वॉट के में, वॉट है ना, तो दैट मीन्स 20,000 वोट हो गया, 20,000 वोट हो गया, आउटपुट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या बात हो गया, 60 आ जाएगा भाई, एक 10 से 10 गया, 60 आ गया, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 60 वॉट आ जाएगा। इतना ही होगा, बोला हाँ गुरुदेव, ये हमारा 60 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला आप लोग यहां से पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को दैट मीन्स मैक्सिमम, वो तो खैर नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इसने एफिशिएंसी दे दी है, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पर आइए, वेरी गुड। चलिए अब आ जाओ, देखो दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड, और काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये आरआरबी जेई में। आरआरबी जेई वाले एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आई थिंक फ्राइडे को भी मैंने आपको करवाया होगा, फ्राइडे को भी मैंने आपको एक आरआरबी जेई का बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया होगा। देखो क्वेश्चन मैं आपको याद करवाता हूँ, वो क्वेश्चन था कि भाई स्पेसिफिक हीट, हाँ वो क्वेश्चन आपका था स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, वहां पर आप लोगों से पूछा था कि भाई आप बता दीजिए स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो आप लोगों से पूछा था कितना होगा, तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया था, निकाला था ना हम लोगों ने भाई, हम लोगों को पता था कि स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारा कितना होता है, m इंटू डेल्टा टी, यही हम लोग बोलते हैं। बोला सर ये हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा क्या आया था, इट कम्स टू बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी जेई में पूछा गया था। आरआरबी जेई वाले अच्छे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई का, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। हरी अप फास्ट, चल देखते कितने लोग कर सकते हैं, शाबाश। The product of mass and specific heat is, द्रव्यमान एंड विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल होता है, होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हो mc डेल्टा टी,
ठीक है, तो उसने आपसे पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, तो ये बेटा क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, दिस इज द हीट कैपेसिटी ये है। और हीट कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है बेटा सब्सटेंस पर, किस पर डिपेंड करती है, डिफरेंट सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग बता दें मरकरी की हीट कैपेसिटी कम है, वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ऐसे आप देख सकते हो 190 और 4187 के आसपास कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। चलिए ये हो गया है, नेक्स्ट पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। चलिए आइए जरा चलिए जरा, दैट मीन्स इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस मुक्त प्रसार की प्रक्रिया में वर्क डन इज 0, किया गया कार्य शून्य हो जाता है। द हीट ट्रांसफर इज 0, ऊष्मा स्थानांतरण शून्य होता है। द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर 0, किया गया कार्य और ऊष्मा स्थानांतरण जी शून्य होता है। द वर्क डन इज 0 बट द हीट ट्रांसफर इज इंक्रीजेस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। और हमारा जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, जो हीट ट्रांसफर है वो भी बेटा आपका क्या होगा, 0 होगा। एक और बात यहाँ पर होती है, वर्क डन ये भी आपका 0 होता है, ये भी आपका 0 होता है, दोनों ही आपके क्या होंगे, वर्क डन भी 0 होता है, ये भी आपका 0 होता है। और एक और हम लोगों ने देखा होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो भी आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। इंटरनल एनर्जी क्या है, इक्वल होती है फॉर एनी गैस। किसके लिए हो गया बेटा, एनी गैस। तो याद रखिएगा वर्क डन फ्री एक्सपेंशन ये है कि दैट मींस देयर इज नो वर्क डन, नो हीट ट्रांसफर, और इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी। दोनों इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है, याद रखिएगा। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पर आइए जरा, नेक्स्ट पर आइए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चला देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। शाबाश, आ जाओ जरा, चलिए शाबाश। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया होगा, ब्लॉक डायग्राम, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम अगर याद है तो अपना काम हो जाएगा। नेटवर्क आउटपुट ऑफ एनी हीट इंजन इज गिवन बाय, किसी इंजन के लिए संपूर्ण कार्य आउटपुट दिया गया है। तो मैं आपको दिखाऊं, एक दैट मींस इंजन की बात करते हैं। चलो इंजन बना ले, चलो भाई हीट इंजन बना लिया गया। तो हीट इंजन के अंदर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका और ये आपका, यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमारा एक आ जाता है सोर्स जिसको आप हाई टेम्परेचर बोलते हैं, एक आपका हो जाता है लोअर टेम्परेचर दैट मीन जिसको हम सिंक बोलते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर चलते हैं
तो इसने QL दिया है कि ऊष्मा इंजन और स्रोत के बीच ऊष्मा का स्थानांतर परिणाम, यानी QH और QL। भाई QH ये हमारा दे दिया, QL यहां दे दिया, तो बेटा ये आप लोगों को पता है ये आपका होता है वर्क आउटपुट। ऐसा ही कुछ होता है? बोला सर डेफिनेटली। तो ये आपसे पूछ रहा है कि वर्क आउटपुट किसके बराबर होगा। तो एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी आप लगा सकते हो कि एक साइकिल के अंदर आप लोगों को पता है कि भाई हमारा जो वर्क इनपुट दैट मींस एक हीट इंजन है वो किस पर ऑपरेट करता है। बोले सर हमारा हीट इंजन साइकिल पर ऑपरेट करता है। जब साइकिल पर ऑपरेट करता है तो हम लोगों को पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल इज द टोटल हीट समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। हम लोगों को पता है तो हम वो भी चीज कर सकते हैं। तो इसके अंदर समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर यानी जितने भी वर्क ट्रांसफर आपके हो रहे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। कितने वर्क ट्रांसफर दिख रहा है? बोले सर ओनली एक वर्क ट्रांसफर दिख रहा है, तो हम W लिख लेंगे। हीट ट्रांसफर 2 दिख रहे हैं, दोनों के अंदर साइन कन्वेंशन तो लोग ही उस हिसाब से चल लेंगे। ठीक है चलो। अब बोला गुरुदेव मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूं, अगर किसी एक दैट मींस किसी और को समझाना जो एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, तो बोला सर मैं तो एक ही बात बोलता हूं, हम लोगों को एक बात पता है। क्या? बोला सर हम लोग एक बात जानते हैं कि भाई अगर कोई चीज है दैट मींस अगर कहीं से कोई चीज एंटर कर रही है, कहीं से कोई चीज एंटर कर रही है और कहीं से कोई चीज एग्जिट कर रही है, तो हम लोग कहेंगे जितना एग्जिट करेगा, जितने पार्ट एग्जिट कर रहे हैं उतने पार्ट क्या होंगे? इनलेट के जितना एग्जिट करेगा उतना ही क्या होगा भाई? एनर्जी कंजर्वेशन। भाई जितना एनर्जी इन करा उतना ही क्या होगा? बाहर होगा। तो कर दो जरा ऐड, तो कर दो जरा। तो दिख रहा है? बोले सर ये ऐड कर रहा है, तो 2 चीजें बाहर निकल रही हैं। तो मैं सीधा यहां पर लिखूंगा QH W आउटपुट प्लस में ऐड करूं। बोले सर बिल्कुल ऐड कर दीजिए। आपसे आउटपुट पूछा है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेन नहीं हो जाएगा, इसको उधर उठा के फेंक दो। ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि भाई देयर इज अ एनर्जी कंजर्वेशन। भाई एनर्जी जितना इनपुट हुआ उतना ही क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। ये भी बोल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आरआरबी में पूछा क्या था? शिफ्ट 3 2015 में। ठीक है। तो हो सकता है आपके भी वो क्वेश्चन वहां से रिपीट कर दें, दैट्स व्हाई मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। चलो बेटा नेक्स्ट पर आओ जरा। ये वाली चीजें हो गई, नेक्स्ट पर आइए। चलो अब हम लोग करते हैं पीएमएम के बारे में बात कर लेते हैं। चलो पीएमएम के बारे में बात कर लेते हैं कि पीएमएम क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलिए बच्चा, ध्यान से पढ़िएगा बस। तीनों पीएमएम यहां पर दे रखी है, आप लोगों के खैर ज्यादा नहीं है। मैं बेसिकली आपको 2 पीएमएम के बारे में डिस्कस करूंगा। आप लोगों को पीएमएम थर्ड नहीं आती है, फिर भी सुनना चाहोगे तो पीएम थर्ड भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो हमारा प्लस कोर्स होगा, उसमें डिस्कशन होगा, यहाँ नहीं होगा। बस आप लोग देखिए, और ज्यादा समय मैं आप लोगों को वैसे भी नहीं लूंगा, इतना बहुत है। आज होली का टाइम था लेकिन क्लास तो हुई, इतना ही है। कंसिस्टेंसी हमको बना के रखनी है, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि भाई मई के एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। मई के एंड तक हमारा एग्जाम सुनने में आ रहा है कि मई के एंड तक हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो मई के एंड तक एग्जाम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने तैयारी तो कर ही ली है एसएससी जेईई में बहुत अच्छे से। आप लोगों ने हमको दैट मींस टाइम दिया, हमने आप लोगों को दैट मींस गाइडेंस यूज, द गाइडेंस के हिसाब से हम लोग चलते रहे। बस आपका ये मन रहना चाहिए कि आपको रिविजन करते रहना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बीच बीच में मोटिवेशन सेशन वाला ऐसा कुछ हम लोग करते रहेंगे। चलिए, द मशीन विच वॉयलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉन एज। जो फर्स्ट लॉ को वॉयलेट करती है ऐसी कौन सी मशीन है? तो हम लोग कह देंगे बेटा पीएमएम 1 जो है वो क्या है? फर्स्ट लॉ को वॉयलेट करती है। पीएमएम 2 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इस साइकिल के अंदर आपकी फर्स्ट लॉ क्या हो जाती है? वॉयलेट हो जाती है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात। अब सर हम लोगों के पास सेकेंड लॉ भी तो है। मैंने बोला हाँ सर सेकेंड लॉ होगी, तो सर अगर ऐसा कोई डिवाइस है जो सेकेंड लॉ को वायलेट करता हो? बिल्कुल बेटा, ये क्या है आपका? ये क्या है? ये किसको वायलेट करता है? ये आपका सेकेंड लॉ को वायलेट करता है। ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ को वायलेट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं आपको पीएमएम 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं कि पीएमएम 1 जो है बेसिकली है क्या। तो पीएमएम 1 जो है कैसे हमारा फर्स्ट लॉ इसको वायलेट कर पाता है। चलो जरा पीएमएम 1 मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको वायलेट कर पाता है। चलो जरा,
तो पीएमएम 1 में बेटा क्या कहा गया, पीएमएम 1 में ये कहा गया कि स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको कि देयर इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which is operating on a cycle, which is operating on a cycle, जो क्या करे बेटा, साइकिल पर ऑपरेट करे and produces work continuously, produces work continuously, यानी वर्क भी क्या बेटा आपका आउटपुट, the produces work continuously without absorbing any energy, without absorbing एनी एनर्जी। दैट मीन्स क्या बोला गया भाई, क्या बोला गया कि भाई कोई भी एनर्जी आप उसको नहीं दे रहे हो, कोई भी एनर्जी आप उसको नहीं दे रहे हो, फिर भी क्या हो रहा है, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस वर्क, ऐसा कुछ बोला गया। तो ऐसा हो सकता है, बोला सर नहीं, तो ये हम लोग कह देंगे कि भाई हीट यहां पर, यानी दैट मीन्स कोई भी एनर्जी, इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं दैट मीन्स इसको बोल दिया जाता है थर्मल एनर्जी, कोई हीट नहीं दे रहे। तो इस टाइप की जो मशीन है वो मशीन बेटा क्या कहलाएगी, ये मशीन आपकी क्या कहलाएगी, दिस इज द PMM1, ये क्या है, दिस इज द PMM1 और विच इज व्हाट, बोला सर विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, गॉट इट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी है PMM1 जो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देख रहे हो भाई, अगर आपको वर्क मिल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ हीट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क, अगर आपको कुछ वर्क मिल रहा है तो आपका हीट भी कुछ होना चाहिए, और आप जीरो हीट है तो बेटा आपका वर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बस ये बात, लेकिन यहाँ तो आपको कुछ नहीं दे रहे हो फिर भी आपको मिल रहा है, इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो जाते हैं इसके केस में, दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। PMM2 पे आप आगे चलोगे तब हम लोग बाद में और मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। चलो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, दिस क्वेश्चन इज योर लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसको कितने लोग कर पाते हैं, बाकी फिर एंजॉय करना। हम लोग कल मिलेंगे अपने सेशन के अंदर, हम लोग कल मिलेंगे हमारे सेशन के अंदर और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। तो अभी तक आप लास्ट क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, आप भी एंजॉय करना क्योंकि आज थक गए होंगे, खेले वेले होंगे। तो कल हम लोग क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलो नेक्स्ट पर आओ, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, an isentropic flow is one which is, an isentropic flow is one in which, isentropic प्रवाह में ऐसा होता है adiabatic, reversible, isothermal only, adiabatic only and adiabatic irreversible। तो क्या होगा, क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, दैट मीन देयर इज अ ए, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल। तो आप लोगों को पता होगा, जैसा आप लोगों को बताया गया होगा, मैंने पढ़ाया होगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक, क्या बोला मेरा बच्चा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस is always a isentropic process, isentropic process, ठीक है बेटा। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका उल्टा वाइस वर्सा, ठीक है, वाइसा वर्सा इसका कभी ट्रू होता है, इट मे और मे नॉट बी ट्रू, बट इट वाइस वर्सा दैट मीन्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को बता दिया, ये ऑलवेज ऐसा होता है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप सो बेटा आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, आई होप सो आप लोगों ने तो आई होप सो बेटा आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ऐसे ही साथ देते रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा,
ठीक है, मेरा सिर्फ यही कहना है, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक ना एक दिन हमको अपनी मंजिल मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है, जल्दी मंजिल को पाना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जितनी मेहनत कर रहे हो उससे डबल आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। होली फिर से आप लोगों को मुबारक हो। बस ऐसे ही चहकते रहो, चलते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो और अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करते रहो। तो तब तक कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच मेरा बच्चा।